मित्रों, रिसेंटली बांग्लादेश और पाकिस्तान की जानिब से सार्क के रिवाइवल की कोशिशें तेज होती हुई हमें नजर आई हैं और इस मकसद के अंदर उनको बाकी के तमाम रीजन का भी समर्थन हासिल है सवाए इंडिया के। अब इस सिलसिले में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था और उस इजलास के अंदर नेपाल की भी लीडरशिप आई हुई थी और इनकी मुलाकात हुई बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनिस के साथ और उस मुलाकात के अंदर नेपाल ने भी विलिंगनेस का इजहार किया कि दे वांट टू रिवाइव द सार्क, यानी कि पूरा का पूरा जो रीजन है वो ऑन बोर्ड है इस इंपॉर्टेंट फोरम को रिवाइव करने के हवाले से। और इस सिलसिले में खटमंडो ने इनिशिएटिव लेते हुए इनवाइट किया तमाम सार्क के मेंबर मुल्कों को कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है इसके साइड लाइन्स पे हम ज़रा सार्क का इजलास भी कंडक्ट करवा देते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स का, ताकि एक दोबारा से शुरुआत की जा सके। लेकिन हुआ यह है कि इंडिया ने एक मरतबा फिर से रायता फैला दिया है, एक मरतबा फिर से उन्होंने यहाँ पर स्पॉइल कर दिए हैं सारे प्लान्स सार्क को रिवाइव करने के हवाले से। ऑन द अदर हैंड उन्होंने जो उनकी अपनी डिज़ाइंस हैं कि साउथ एशिया कैसा होना चाहिए, इंडिया डोमिनेटेड साउथ एशिया होना चाहिए, उस मकसद को अचीव करने के लिए जो उन्होंने एक फोरम बनाया हुआ है बिम्स्टेक के नाम का, उसकी ज़रूर मीटिंग्स उन्होंने अरेंज करवाई वहाँ पर। और बिम्स्टेक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो भी मुल्क बिम्स्टेक में शामिल हैं, उनकी मीटिंग इंडिया ने वहां पर कंडक्ट करवाई। सार्क के अंदर उन्होंने ब्रेक लगा दिया, उसकी मीटिंग होने उन्होंने नहीं दी। डेक्कन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया कोल्ड शोल्डर्स लेटेस्ट मूव बाय नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान टू रिवाइव सार्क। ये देखिए 3 मुल्क हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, सार्क के 3 मुल्कों ने, और तीनों बड़े मुल्क हैं सार्क के अंदर। अगर आप देखें, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया ज्वाइंटली कि इसको रिवाइव करते हैं, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एक मरतबा फिर से स्पॉइलर का रोल प्ले किया। वो कहते हैं खटमंडोज मूव टू हैव अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द सार्क नेशंस ऑन द साइड लाइन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क डिड नॉट कम टू फ्रूएशन प्राइमरली ड्यू टू द इलेक्शंस ऑफ न्यू दिल्ली। और इसमें वो मजीद कहते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हाउएवर होस्टेड द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स of member nations of BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation in New York on Saturday। यानी सार्क के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो नहीं होने दी गई, बिम्स्टेक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो इंडिया ने करवाई। अब बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक के अंदर असल में पिक एंड चूज किया गया है, ये सार्क का ही एक इंडियन वर्जन है बेसिकली। इसके अंदर पिक एंड चूज किया गया है, इसके अंदर पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया है और इसके अंदर सार्क के 8 जो मुल्क हैं उसमें से 5 को ऐड किया गया है, 3 को माइनस किया गया है। एक ब्लॉक पॉलिटिक्स यहाँ पर खेलने की कोशिश की जा रही है साउथ एशिया के अंदर। पहले से ही साउथ एशिया में कोई बहुत ज्यादा मुल्क तो है नहीं, आबादी के हिसाब से तो बड़ा है, लेकिन मुल्क अगर आप देखें तो ज्यादा नहीं है सार्क के अंदर। लेकिन उस ब्लॉक को भी यहाँ पर पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। अच्छा, यहाँ पर जो बिम्स्टेक में शामिल मुल्क हैं उनको एक याद दहानी करवा दूं कि इंडिया डोमिनेटेड फोरम्स का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप यहाँ पर बैठेंगे इस तरह के ग्रुपिंग्स के अंदर, जो बिम्स्टेक जैसे डेंजरस ग्रुपिंग्स है, अभी सही बता रहा हूँ आपको, जो मुल्क इसके अंदर शामिल है बहुत डेंजरस ग्रुप है। क्योंकि सार्क के अंदर क्या हुआ था, इंडिया क्यों निकल गया था सार्क से? उड़ी का तो फॉल्स फ्लैग था ना, वो जो एक सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक हुआ था वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ना। असल में क्या वजह थी जिस वजह से मोदी साहब ने सार्क को खत्म किया था? असल वजह यह थी कि 2014 के अंदर जिस साल ये आए थे, इन्होंने 2 कंट्रोवर्शियल कानून वहां पर मुतारिफ कराने की कोशिश की थी, एग्रीमेंट्स वहां पर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई थी, जो कि बेसिकली एक डंडा समझ लें। ये डंडा पकड़ के सार्क के अंदर खड़ा रहने की कोशिश करना चाहते थे कि हम पुलिसमैन हैं। इस तरह का एक अपना रोल सार्क में क्रिएट करने की मोदी साहब कोशिश कर रहे थे, हम पुलिसमैन हैं साउथ एशिया के। वो जो 2 एग्रीमेंट्स थी वो कौन सी थी? उनमें से एक जो एग्रीमेंट थी वो ये थी कि एक म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स, एक तो ये वो करवाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा था सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों, इसमें पुलिसमैन बनने की क्या बात है? पुलिसमैन बनने की बात यह है, हर दूसरे तीसरे रोज 2 कम से कम मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर ये दोनों इल्जामात लगते रहते हैं इंडिया की जानिब से। एक तो बांग्लादेश के ऊपर इल्जामात इंडिया क्या लगाता है? स्मगलिंग हो रही है,
ये लगाता रहता है ना, स्मगलिंग हो रही है यहाँ से। तो ड्रग्स ऑफेंसेस वाला जो था ना, ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क, ये असल में बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पर ये कानून लाया गया कि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो इसको हम बांग्लादेश के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दूसरा था सार्क टेररिस्ट ऑफेंस मॉनिटरिंग डेस्क, ये वैसे रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था, इन चीज़ों के लिए सार्क नहीं बनाया गया था, लेकिन ये चीज़ें इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी इसमें अंदर 2014 में। सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क जो था वो असल में कश्मीर के लिए बनाया गया था कि कश्मीर में जो इंडिजीनियस मूवमेंट चल रही है, जिसके अंदर कश्मीरी खुद ही हिस्सा लेते हैं, इसमें इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहता है जो भी वहाँ पर कश्मीरी लड़ते हैं ये उसको पाकिस्तानी बोलते हैं। तो इसमें ये पाकिस्तान को बुली करने के लिए उन्होंने ये दूसरा डेस्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें इंडिया ने करने की कोशिश की, ब्लॉक हो गई, दोनों ब्लॉक हो गई। पाकिस्तान ने ब्लॉक मार दिया इसके ऊपर, क्योंकि उनको पता था ये करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पर एक लड़ाई मार कुटाई झगड़ा यहाँ पर शुरू करने की कोशिश करने जा रहे हैं। सार्क के अंदर ही कोऑपरेशन की जगह ये मार धाड़ और लड़ाई झगड़े का एक फोरम बन जाता। तो इसको जब ब्लॉक किया गया ना इन दोनों मूव्स को, तो फिर इंडिया ने कहा कि इसको खत्म करते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। अब ये जो बिम्स्टेक बना है, सूनर और लेटर इसके अंदर भी ये चीजें आने वाली है। जो भी मेंबर ममालिक हैं इनके ऊपर पुलिसमैन बनने के लिए ऐसी कानून साजियां की जाएंगी और डिप्लोमेटिक प्रेशर इन हुकूमतों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। नहीं मानो तुम इसको, मानो जो हम बोलते हैं मानो उसको, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वही जो रवायती बुलिंग का तरीका रहा है मोदी रिजीम का, वही अप्लाई करने की कोशिश की जाएंगी। और अगर ये मुल्क इन मुआहदात के अंदर, इन एग्रीमेंट्स के अंदर ऐड हो जाते हैं तो इनकी सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज जरूर हो रही होगी। बिम्स्टेक का बुनियादी मकसद यह है जो इंडिया ने वहां पर क्रिएट किया हुआ है, सार्क को तोड़ के इन्होंने ये बिम्स्टेक बनाया हुआ है। लिहाजा बात अगेन घूम फिर कर उसी सुझाव पे आ गई जो कि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ रोज पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने सार्क को हकीकतन रिवाइव करना है तो सार्क को छोड़िए, आप सार्क के तर्ज का ही आपको एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको इंडिया को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया अगर रहेगा तो ब्लॉक पॉलिटिक्स चलती रहेगी, यहाँ पर कोऑपरेशन की जगह पर वो कहते हैं ना रहमत की जगह पर जहमत बन जाएगा ये फोरम। अलबत्ता इसके अंदर आप उन पार्टनर्स को ग्लोबल पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं, कोई रोल दे सकते हैं जो कि साउथ एशिया की तरक्की के लिए रोल प्ले कर सकते हैं, सच एज चाइना। ये मैंने सुझाव दिया था कि आप इस तरह का कोई फोरम दूसरा बना सकते हैं। सार्क जो है ना, इस वक्त इसका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। आप इसको रिवाइव अगर करेंगे भी तो ये चल नहीं पाएगा, इफेक्टिवली ये काम नहीं कर पाएगा एज लॉन्ग एज मोदी रिजीम इज देयर। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी रिजीम की बात कर रहा हूँ। डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर असल में मोदी रिजीम है, इंडिया नहीं। मतलब सार्क तो पहले भी था, अगर आप देखें कांग्रेस के ज़माने में सार्क बड़ा एक इफेक्टिवली काम करता रहा और काफ़ी कुछ इसने अचीव भी किया हुआ था। लेकिन मोदी जब से आया है तो उसने इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स का फैक्टर भी इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है सार्क के अंदर, जिस वजह से ये डिस्टेबलाइज हो गया और 2014 से पैरालाइज हुआ पड़ा है। लिहाजा अगर आप रियलिस्टिक होकर सोचें तो आपकी ये जो रिवाइवल की कोशिशें हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये नेपाल जो रिवाइवल की कोशिशें कर रहे हैं सार्क की, ये इसी तरह से ब्लॉक होती रहेंगी न्यू दिल्ली की जानिब से। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट समथिंग एल्स जो कि जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस के लिए ना हो, जो कि इकोनॉमिक ट्रेड और दीगर जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए हो, किसी मुल्क के खिलाफ ना हो, सबकी बेहतरी में हो। इस तरह का फोरम आप दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज सार्क के रिवाइवल के अंदर मोदी रिजीम सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तक ये सरकार में रहेंगे सार्क शायद रिवाइव ना हो पाए।